हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी तक हमारा रूटीन रहा है, सैटरडे मैंने आपको ऑनलाइन असाइनमेंट दिया टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स मैनेजमेंट में। जो हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट वीक में डिफरेंट कंसेप्ट ऑफ इनकम जो हमने डिस्कस किए थे, उनसे कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, इसको लेके मैंने आपको एक ऑनलाइन असाइनमेंट दिया। आज मैं आपको ब्रीफली ये बताना चाहूँगी कि आपको अगर इस तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं तो आपको किस तरह से इन्हें आंसर करना है। हालांकि आपने कोशिश की होगी, फिर भी अगर आप चाहें तो इसमें और इम्प्रूव कर सकते हैं। हमने आय की भिन्न भिन्न अवधारणाओं के कारण उत्पन्न समस्याएं जो डिस्कस की, उसमें हमारी जो पहली समस्या थी वो था आय की अर्थशास्त्र की अवधारणा अपनाने से समस्याएं। प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक कंसेप्ट ऑफ इनकम इज एक्सेप्टेड। देखिए, अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स में आय की अवधारणा में स्वयं की पूंजी पर ब्याज, स्वयं के मकान का किराया एवं व्यवसाय के स्वामी के कार्यों के वेतन को लागत का भाग माना है। मतलब इकोनॉमिक्स में जो खुद की जो ओन्ड कैपिटल है उसका इंटरेस्ट हुआ, या अपना जो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है उसका किराया हुआ, या मान लीजिए व्यापार का जो स्वामी है, ऑनर है, वो अपने यदि कार्यों का वेतन उसके लागत मानते हैं, जबकि नॉर्मली अकाउंटेंसी में इन्हें व्यय के रूप में नहीं माना जाता है, नहीं लिखा जाता है। एवं आयकर में आय की गणना करते समय यह व्यय के रूप में स्वीकृत नहीं है, तो एक कंट्रोवर्सी हो जाती है। मतलब इकोनॉमिक्स में इसे लागत का भाग माना है, जबकि लेखांकन में इसे व्यय नहीं माना गया है। तो एक कंट्रोवर्शियल ये कंसेप्ट यहाँ आता है। अर्थशास्त्र में आय की गणना क्रय शक्ति के आधार पर की जाती है, और इस अवधारणा के अनुसार आय की गणना करना संभव नहीं है, क्योंकि यदि एक व्यक्ति ने मौद्रिक आय से कोई सामान आज क्रय किया तो हो सकता है इससे उसे अधिक सामान प्राप्त हुआ हो, जबकि आने वाले समय में मान लो मनी इन्फ्लेशन के कारण उसे कम सामान यदि मिलता है, प्राप्त होता है। इस प्रकार से मुद्रा प्रसार होने से आय की सही गणना संभव नहीं होता है। इसी तरह अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स में अर्जित आय पर कर लगाने के लिए यह आधार लिया जाए कि कर से कष्ट समान हो तो कर की गणना एक कठिन कार्य होगा, क्योंकि समान आय प्राप्त करने पर भी दो व्यक्तियों द्वारा समान कर चुकाने पर भी कर का कष्ट दोनों व्यक्तियों के लिए समान नहीं हो सकता या नहीं होगा, क्योंकि एक व्यक्ति के लिए पारिवारिक दायित्व अधिक और दूसरे व्यक्ति के लिए पारिवारिक दायित्व कम हो सकते हैं। इसलिए यद्यपि प्रगतिशील कर की दर का प्रयोग करते हुए आयकर अधिनियम में कम आय प्राप्त करने वालों पर कम दर से एवं अधिक आय प्राप्त करने वालों पर अधिक दर से कर लगाने का आधार अर्थशास्त्र के अनुसार समान त्याग को ही माना गया है। इस तरीके से आय की जो अर्थशास्त्र की अवधारणा है उसमें कुछ समस्याएं आती है। दूसरी हमारी समस्या है आय की लेखाशास्त्र की अवधारणा अपनाने से समस्याएं। प्रॉब्लम्स इफ अकाउंटिंग कंसेप्ट ऑफ इनकम इज एक्सेप्टेड। लेखांकन में अनेक प्रकार के व्ययों को पूंजीगत व्यय मानते हुए लाभ हानि खाते में व्यय के रूप में नहीं लिखा जाता। कोई भी मान लीजिए कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ है तो उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं दिखाते। जैसे मान लीजिए वैज्ञानिक अनुसंधान पर किया गया पूंजीगत व्यय है, जबकि आयकर में इस प्रकार के व्ययों को आयगति माना जाता है, जिससे कि कर योग्य आय कम करने के उद्देश्य से अधिकाधिक वैज्ञानिक अनुसंधान हो सके। इस कारण से लेखाशास्त्र द्वारा ज्ञात किए गए लाभ में अनेक प्रकार के समायोजन करने होते हैं। तार्किक आधार पर कर योग्य लाभ उचित प्रतीत नहीं होता है। देखिए, अगर हम कंसेप्चुअल उस पर जाते हैं तो अगर हम मान लीजिए अकाउंटिंग कंसेप्ट पर जाते हैं, इनकम के अकाउंटिंग कंसेप्ट पर यदि हम जाते हैं तो ये एक बहुत ही नॉर्मल जो एक सामान्य समस्या है वो आती है। जैसे लेखांकन में, अगर अकाउंटेंसी में अगर अपन डेप्रिसिएशन को लेते हैं तो हम क्या करते हैं, उसके लाइफ टाइम को भी ध्यान में रखते हैं कि मान लीजिए एक असेट अगर 10 साल के लिए खरीदी गई है तो हम उसकी जो भी कॉस्ट आ रही है उसको हम 10 साल में डिवाइड करके उसके डेप्रिसिएशन को ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। जबकि आयकर अधिनियम में ह्रास की दर सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए तय कर दी जाती है कि जैसे मान लीजिए कोई मशीन है, उस पर 25 रेट फिक्स है, तो उसमें उसका 25% ह्रास लगेगा, यानी कि 4 साल में वो पूरी तरीके से डेप्रिशिएट हो जाएगी। तो कहने का तात्पर्य ये है
कि लेखांकन में लाइफ टाइम ऑफ असेट को भी ध्यान में रखा जाता है, जबकि इनकम टैक्स में क्या होता है कि उसमें एक रेट फिक्स होती है जो कि सामाजिक व आर्थिक उद्देश्यों को ध्यान में रख के तय की जाती है। तो उसमें दोनों में यहाँ पर कंसेप्चुअल जो है वो डिफरेंस आ जाता है। इसी तरह से जो हमारी अगली समस्या आती है वो आती है आय की लागत लेखाशास्त्र की अवधारणा अपनाने की समस्याएं। प्रॉब्लम्स इफ कॉस्ट अकाउंटिंग कंसेप्ट ऑफ इनकम इज एक्सेप्टेड। देखिए, इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो कॉस्ट अकाउंटिंग और जो हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है उसमें हम जो प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं उसमें कहीं कहीं डिफरेंस आ जाता है। कैसे कि लागत लेखांकन हमारा एस्टिमेटेड अकाउंटिंग होती है, जबकि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो हमारी आफ्टर एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर हम उसे लिखते हैं। तो जहाँ जहाँ डिफरेंस आता है वो क्या होता है कि जिस तरह जैसे हम मान लीजिए लागत लेखांकन में सीमांत लागत लेखांकन प्रक्रिया जो है वो हम अपनाते हैं और अंतिम स्टॉक में केवल परिवर्तनशील लागतों को सम्मिलित करते हैं, जबकि वित्तीय लेखांकन में स्थिर लागतों के एक भाग को भी स्टॉक के मूल्यांकन में सम्मिलित किया जाता है। इस तरीके से वित्तीय एवं लागत लेखांकन में किए गए लिखे गए व्ययों एवं उपरिव्ययों में भी अंतर आ जाता है। एक जैसे हम कई ऐसे हमारे एक्सपेंडिचर्स होते हैं जिन्हें हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में शामिल करते हैं लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में शामिल नहीं करते हैं। तो इस तरीके से कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं जिनके कारण हमें कॉस्ट अकाउंटिंग कंसेप्ट लेने में भी प्रॉब्लम आती है। हमारी अंतिम समस्या है आय की आयकर अधिनियम में उल्लेखित अवधारणा अपनाने से समस्याएं। प्रॉब्लम्स इफ कंसेप्ट ऑफ इनकम एज पर इनकम टैक्स एक्ट इज एक्सेप्टेड। देखिए, आयकर अधिनियम के अनुसार ज्ञात की गई आय अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ज्ञात की जाती है, अतः ऐसी आय विवादास्पद नहीं होती है। कर नियोजन की दृष्टि से क्या होता है, आयकर अधिनियम के अनुसार ज्ञात की गई आय की अवधारणा ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। इसीलिए आप देखिए, आयकर अधिनियम की धारा 2 की उपधारा 24 में आय की कोई परिभाषा नहीं दी गई, केवल आय के साधन बताए गए हैं, सोर्स ऑफ इनकम बताए गए हैं। इसके अलावा इस सूची में वर्णित आय केवल एक उदाहरण स्वरूप होती है। जैसे आय किसी रूप में भी हो सकती है, लाभांश के रूप में, लाभ के रूप में, किराए के रूप में, लाभांश के रूप में, ब्याज के रूप में। इसके अतिरिक्त अनेक प्रकार की आयों को क्या करा गया है, करमुक्त माना गया है और अनेक प्रकार की छूट और कटौतियां एवं राहत भी प्रदान की गई है। इस प्रकार से क्या होता है, आयकर अधिनियम के अनुसार आय की गणना करना एक जटिल कार्य हो जाता है। आयकर में वर्णित प्रावधान हर वर्ष बदलते हैं, इससे भी आय की गणना करना एवं आयकर नियोजन करना एक जटिल कार्य हो जाता है। इस तरह से आय की जो ये विभिन्न अवधारणाओं के कारण आय की गणना करने का कार्य जो है वो जटिल हो जाता है। इनफैक्ट हम कहें तो अत्यधिक जटिल हो जाता है। एक अवधारणा के अनुसार ज्ञात लाभ दूसरी अवधारणा के अनुसार ज्ञात लाभ से अत्यधिक भिन्न हो जाता है, अलग हो जाता है। इसलिए आय की गणना करने से पहले आय की गणना करने के उद्देश्यों को निर्धारित करना भी आवश्यक हो जाता है। तो देखिए, ये कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं अगर हम डिफरेंट कंसेप्ट को अगर एक्सेप्ट करते हैं इनकम के अकॉर्डिंग, तो वहाँ हमें ये आय की अवधारणाओं से समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। लास्ट वीक जो आपको मैंने चैप्टर शुरू करवाया है उसमें मैंने आपको यही बताया है कि नॉर्मली एक असेसी जो है यदि कर नियोजन की तरफ जाता है तो उसे किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अभी हम वो कंटिन्यू कर रहे हैं। आप देखिए, जब वो सारी समस्याएं हमारी पूरी हो जाएगी तब हम उस पर डिस्कस करेंगे। इसमें भी यदि किसी को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं आपको बार बार कहती हूँ, कभी भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप कभी भी मुझे मेरे फ़ोन पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं और अपनी जिज्ञासा को शांत कर सकते हैं। आज के लिए मैं समझती हूँ काफ़ी होगा। फिर भी यदि किसी को समस्या है तो मुझसे बात करें। धन्यवाद।